अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर। मियाँ साहब के साथ हमने डिटेल में डिस्कशन की थी मर्डर वेपन्स के ऊपर कि अगर किसी को सजाए मौत हो जाए तो कोई केस किस तरीके से आर्ग्यू किया जाना चाहिए। इसी तरीके से हमने उसका फॉलोअप वीडियो बनाने की सोचा है आज, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए तो फिर केस किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और दो सुनने में तो बहुत मोनोटोनस लगेगा कि एक जैसी ग्राउंड्स होंगी और सेम चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट दैट्स नॉट द केस। एंड आई सपोज कि मियाँ साहब आपको इस बारे में मज़ीद डिटेल में गाइड करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट होगा कि एमआर के आर्ग्यू करने में और लाइफ इम्प्रिजनमेंट केस के आर्ग्यू करने में क्या फ़र्क है। तो एमआर की वीडियो को बहुत अप्रिसिएशन मिली थी कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट्स के, जो क्रिमिनल लॉ बिल खसूस प्रैक्टिस करते हैं, एमआर को किस तरीके से किस डिटेल में आर्ग्यू करना चाहिए। हाउ अबाउट लाइफ इम्प्रिजनमेंट? दिस इज़ आई सपोज द फर्स्ट वीडियो दैट वी आर गोइंग टू मेक, और आई कम अक्रॉस इसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस पर डिस्कशन करने का बताया जाएगा। So, क्या इसका nitty-gritty है? अच्छा विशाल, before I discuss in detail, to be very honest, I always find myself in a very awkward position while preparing life imprisonment cases. और उसकी बहुत सारी different reasons हैं, लेकिन क्योंकि murder reference के अंदर आपके पास एक बुक कंपाइल हुई है, या ऑल्दो आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेस में भी आपको मिल जाती है, बट सो बुक कंपाइल हुई है एवरीथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन फिर भी क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, इधर वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, फिर उसके बाद कोई ऐसे एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस थे जिसके अंदर सो आपके पास खेलने का रूम जो है ना वो कम होता। सो उसकी वजह से आई ऑलवेज फाइंड माई सेल्फ इन अ पोजिशन कि जी मैं ऐसी कोई जजमेंट रिकमेंड करूं अपने इस ऑडियंस को, अपने इन फॉलोअर्स को, अपने इस हम्बल कोलीग्स को, जिनको अगर वो जजमेंट पढ़ लें और अपनी किसी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस को उस जजमेंट को पढ़ने के मुताबिक अपने प्रेपरेशन कर लें, तो ट्रस्ट मी दे कैन सिक्योर एन इक्विटल, एंड दैट जजमेंट इज रेंडर्ड बाय मैडम चीफ जस्टिस हर लेडीशिप मिस आलिया नीलम साहिबा। और ये जजमेंट उन्होंने दी है 2025 LXC 3235, और ये बेसिकली है मास्टर रियाज अहमद वर्सेस द स्टेट, दैट इज द टाइटल। इसकी रिपोर्टेड साइटेशन आप डाल दीजिएगा एंड के। अच्छा, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की रियली अपील थी जो कि मैडम ने उसको डील किया। अमूमन नॉर्मली जब आप किसी अपील को आर्ग्यू करते हैं, चाहे वो मर्डर अपील हो, चाहे वो आपका मर्डर रेफरेंस हो, तो आप एक स्टीरियोटाइप आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं कि सर वो ये मटीरियल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जी, मेडिकल जो है वो ऑकुलर अकाउंट के साथ मुताबिकत नहीं रखता, कॉन्ट्रडिक्टरी है। फिर उसके बाद जो एविडेंस प्रेजेंट की गई है, जो जज ने सजा दी है, वो बेस करती है मिस रीडिंग के ऊपर और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस के ऊपर, अप्रेजल ऑफ एविडेंस नहीं सही किया गया। लेकिन अगर जब आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे, और बिलखसूस इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ नंबर, इस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 8 ऑनवर्ड्स, यानी ऐसे ऐसे खूबसूरत मैडम ने आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर, यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमूमन आपने देखा होगा, यानी हम जो फौजदारी वकालत करते हैं, अगर कोई डेड बॉडी रिकवर हुई है, मिली है, जहाँ जिसके ऊपर FIR वगैरह हुई है, उसका मुंह खुला हुआ है, उसकी आंखें खुली। एज अ लॉयर आपकी क्या प्रिजम्पशन है उसके बारे में? काफ़ी देर से मरा हुआ, उसकी आंखें बंद नहीं की गई। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूंगा। अनअटेंडेड बॉडी, विशाल साहब FIR के अंदर कह रहे हैं कि जी मैं मौके पे मौजूद था जो ये वकूआ होया। जब आप मौके पे मौजूद थी, वाई डिड नॉट यू ट्राई टू क्लोज द माउथ और आइज? सो प्रिजम्पशन लॉ के अंदर ये ली जाती है बॉडी अनअटेंडेड थी। अच्छा, बॉडी अब अनअटेंडेड थी तो किस वजह से अटेंडेड थी? फिर मैडम ने इसके अंदर और बहुत कमाल की ग्राउंड में आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इसके अंदर पॉइंट था, यानी इस जजमेंट को जब आप पढ़ते हैं तो आपको जरा करने के लिए ऐसी ऐसी कमाल की चीजें मिलती हैं ट्रायल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे जब डॉक्टर पे जरा हो रही है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे खड़े किए गए कि जब आपने डॉक्टर पे जरा करनी है तो उसके अंदर कौन कौन से सवालात आप करने हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। इसी तरह मैंने कहा
डेड बॉडी थी। विशाल साहब कहते हैं उन्होंने अली हैदर की डेड बॉडी उठाई है और उसको रूरल हेल्थ सेंटर ले गए हैं, वहाँ का इलाज नहीं मिला तो उसके बाद उसको वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर के अंदर ले आए या वो मेन हॉस्पिटल के अंदर ले आए। तो जब डॉक्टर से आपने जरा की तो आपने डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम कंडक्ट किया उसके अंदर आया, उसने जो रिपोर्ट मर्ग दी, उसके बाद उसने जो पोस्टमार्टम कंडक्ट किया उसके अंदर उसने डिस्क्लोज किया कि इसकी बॉडी पे कुछ स्टिचेस लगे हुए थे, कुछ ट्रीटमेंट किया गया था। सो वो एक चीज मुद्दई के और गवाहों के उस वर्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि जी बॉडी अनअटेंडेड थी और ये कह रहे हैं हमने मौके पे देखा था, मुंह खुला हुआ था, आंखें उसकी खुली हुई थी। दूसरा कि ये कहते हैं कि जी हम रूरल हेल्थ सेंटर में लेके गए, वहां ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में ले गया। तो क्या डॉक्टर ने अपने पोस्टमार्टम के अंदर ये ऑब्जर्व किया कि इसकी बॉडी के ऊपर कोई ट्रीटमेंट हुआ था? सो इन लाइंस के ऊपर डॉक्टर के ऊपर जिरा करना, फॉर एग्जाम्पल नहीं जिरा की गई तो अपील के लेवल के ऊपर, अपील के अंदर जब आपने आर्ग्यू करना है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। फिर एक और चीज कि जब भी आप एफआईआर को रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी जो टाइम लाइन है, क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स जो है, दैट मैटर्स द मोस्ट। कि जी वकुआ कब हुआ, फर्द बयान कब हुई, ओरल थी, रिटर्न थी, डिस्टेंस कितना था, उसके बाद पोस्टमार्टम कब कंडक्ट किया गया, उसके बाद उसके अंदर टाइम एंड डेट ऑफ डेथ क्या डिस्क्लोज की गई, उसके इंजरी डेथ और उसकी वो पोस्टमार्टम और उसमें कितना। सो ये टाइम लाइन भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू आर्ग्यू। अगर आप कंप्लेनेंट साइड से है तो आप इन्हीं लॉयंस को देखते हुए उस टाइमलाइन को बहुत इंपॉर्टेंटली चॉप डाउन करते हैं, और अगर आप डिफेंस साइड से हैं तो इसी तरह वो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो मजरूब है, जो सब्सिक्वेंटली रिजल्ट जिसकी डेथ कॉज हुई है, तो सफाए मिसल पे जरूर और लाजमी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इस बात को सब्सटैंशिएट करे कि गवाहों ने मजरूब को बचाने की कोशिश की। सो वो आपने ऐसा कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए, अगर वो नहीं है दैट मीन्स कि वो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे और उनकी वो वहां पे मौजूदगी जो है वो डाउटफुल है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक मर्डर रेफरेंस आर्ग्यू कर रहा था हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंजूर मलिक साहब के पास, तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल उस वक्त ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट कहते, फॉर इंस्टेंस जब इसको रूरल हेल्थ सेंटर लेके गए उसके अंदर फायर टांग के ऊपर लगा हुआ था, वाइटल ऑर्गन के ऊपर इंजरी नहीं थी और वो लॉस ऑफ ब्लड की वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो उसमें जो गवाहान थे वो पहले रूरल हेल्थ सेंटर में लेके गए, वहां पे डॉक्टर नहीं मिला, फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर लेके गए। तो मलिक मंजूर साहब ने उसको सवाल किया था, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर इसको वहां पे डॉक्टर मिल जाता और इसका ट्रीटमेंट हो जाता और ये बच जाता तो फिर ऑफेंस क्या लगता था? फिर 302 ना होता, फिर 324 होता। उसकी सजा क्या है, 302 की सजा क्या है? सो इस वजह से इस एस्पेक्ट को भी बहुत कमाल तरीके से मैडम चीफ जस्टिस ने जब एड्रेस किया कि वो टाइमलाइन गवाहों की तरफ से कोशिश मजरूब को बचाने की, दैट ऑल्सो मैटर्स द मोस्ट। उसके अलावा जब आप कहते हैं कि जी मजरूब को हम किसी रूरल हेल्थ सेंटर में लेके गए और उसके बाद, तो आपके सफा मिसल के ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए जो इस बात को साबित करे कि गवाहों ने कोशिश की। यानी आप लेके गए, कैसे लेके गए, उसकी एविडेंस क्या, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वकुआ से कुछ अरसा के बाद इस्तगासा फाइल करना, या मैं आपको बताऊं जिस तरह हम एक आर्ग्यूमेंट करते हैं एफआईआर के अंदर, टाइम एंड डेट ऑफ अकरेंस कुछ और है, टाइम एंड डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ एफआईआर कुछ और है। इसके दरमियान जो डिले है वो बहुत सारी चीजों का तयन कर रहा होता है। इसी तरह जब आपने इस्तगासा फाइल करना है और जो आपकी एफआईआर था उसके दरमियान जो टाइमलाइन डिफरेंस है वो इतना डिले किस वजह से किया गया। अगर फॉर एग्जांपल विशाल साहब किसी मुकदमे के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और आई एम एग्री फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेट, व्हाई हैव टू वेट कि जी चलान जमा होगा फिर मैं अपना इस्तगासा लेके। सो ये जो ड्यूरेशन है ट्रायल का और इस्तगासा फाइल करने का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मीनिंग देयर बाय बहुत छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत सारे केसेस के अंदर इग्नोर हो जाती है। मैडम चीफ जस्टिस ने इसको बहुत कैटेगोरिकली एलैबोरेटली किया और उसको फिर अपनी इसी जजमेंट के अंदर उन्होंने बताया कि जब आपने डिफेंस साइड से आर्ग्यू करना है तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छा, फिर इसके अंदर मैडम चीफ जस्टिस बताती हैं कि जो आपकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, रिपोर्ट मर्ग है, उनके कॉलम्स को किस तरह आपने जुक्स्टा पोजिशन में रखना है पोस्टमार्टम के साथ और उनसे अपना डिफेंस कैसे जनरेट करना है। यू विल कम टू नो फ्रॉम दिस जजमेंट।
अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो जितनी भी छोटी छोटी एविडेंस है जिसको अक्सर आप आर्ग्यूमेंट कर देते हैं, corroborative पीस ऑफ एविडेंस है, ट्रेजेक्टरी जो है corroborative पीस ऑफ एविडेंस है, नक्शा मौका जो है वो corroborative पीस ऑफ एविडेंस है, ऐसी कमाल की कॉन्ट्रडिक्शंस उन नक्शों से, उस ट्रेजेक्टरी से जो जो आपको सीट ऑफ इंजरी आई है उससे जो पॉस्टुलेट की गई है स्टेटमेंट जो है, फ्रॉम वेयर यू कम टू नो के हाउ टू प्रिपेयर एनी अपील ऑफ जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही हो। फिर उसके बाद अक्सर मुकदमों के अंदर ये अलेज किया जाता है कि हमारी कोई खानदानी कत्लो गारत चल रही है। अच्छा, अगर खानदानी कत्लो गारत चल रही है तो उस खानदानी कत्लो गारत की बाबत कोई सबूत दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहते हैं जमीन का झगड़ा था तो आया जमीन की बाबत कोई चीज आपने सफा मिसल के ऊपर लाए कि जिससे ये चीज साबित होती हो कि जी आपका ये किसी एनिमोसिटी या एनमिटी के अंदर ये मुकदमा आपकी यानी आप लोग वो रोपन किया गया है। अगर नहीं किया गया, नहीं कोई ऐसी चीज है, द बेनिफिट लीन इन टू द फेवर ऑफ द एक्यूज पर्सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद सेफ कस्टडी ऑफ रिकवरीज के ऊपर इस जजमेंट के अंदर उन्होंने होल्ड किया गया कि वो रिकवरी की जो टाइम लाइन है, किन सर्कमस्टांसिस में रिकवरी इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी, किन सर्कमस्टांसिस के अंदर रिकवरी मटीरियलाइज होगी। सो ऑल इन ऑल कि आपके एक नक्शा मौका बिला स्केल से लेके फर्द बयान बिला बास्केल नक्शा, उसके बाद जो कंपैरेटिव एनालिसिस है रिपोर्ट मर्ग का, उसके बाद पोस्टमार्टम का, उनकी डेट्स का, उनके टाइम्स का, फिर उसके बाद एनिमोसिटी से रिलेटेड, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि अगर आपने रूरल हेल्थ सेंटर वाली जो मैंने बात की थी अगर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर बॉडी का अनअटेंडेड होना। सो इन ऑल इवेंचुअलिटीज इस जजमेंट को पढ़ने के बाद विशाल वन कम टू अ कंक्लूजन कि जब भी आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अपील को तैयार करना है, यू जस्ट गो थ्रू दिस जजमेंट और आपके पास कोई भी केस आ जाए, इस जजमेंट के पैमाने पे अपने आर्गूमेंट्स तैयार कर लो, योर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अपील विल बी परफेक्ट टू आर्ग्यू। सर आपने इसमें तो बड़ा खूबसूरती से बता दिया कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट केस को डील करने में बड़ी हेल्पफुल रहेगी, बट वाइल स्किमिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स आई फील कि ये ट्राई के परस्पेक्टिव से ओ यस यस विशाल, मैं आपको बात बताता हूं, जिरा तैयार करने के लिए इससे बड़ी गोल्डन जजमेंट आपको नहीं मिल सकती। कैसे? जिस तरीके से मैडम चीफ जस्टिस ने इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस, इंप्रूवमेंट्स और मटेरियल्स को पॉइंट आउट किया है। आप इस जजमेंट को खोलो और इसके जो मैंने पैराग्राफ 8 ऑनवर्ड्स पढ़ना शुरू कर दो और इसका उर्दू तर्जमा कर लो कि मैंने अगर डॉक्टर के ऊपर जरा करनी है तो इधर से सवाल निकाल लो, रिकवरी के गवाहों पर जरा करनी है तो इधर से सवाल निकाल लो, अगर आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे जरा करनी है यहां से निकाल लो, आपने जो क्लेमेंट है ऑकुलर अकाउंट की उनके ऊपर जरा किस तरीके से किस एंगल से करनी है उसमें से सवाल निकालो, एंड डेफिनेटली यू अडैप्ट एंड अडॉप्ट टू द फैक्ट्स ऑफ योर ओन केस। बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल जजमेंट जो आपको बड़े आसान तरीके से, ये हार्डली 12 13 14 15 सफों की जजमेंट है और पैराग्राफ 8 से पहले सारे फैक्ट्स हैं, 8 के बाद ऑनवर्ड्स is the basic science कि how to argue appeal and how to extract a jira while preparing cross examination। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा और मैडम चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से और जिस ब्रेविटी के साथ इस जजमेंट को ऑथर किया है और जिस तरीके से उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, आई एम डेफिनेटली श्योर जिस तरह मियाँ साहब ने कहा, इट्स अ गोल्डन जजमेंट फॉर ऑल दोज लॉयर्स हु आर प्रिपेयरिंग एंड ऑप्ट टू प्रिपेयर द अपील फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रायल। मैं खुद बतौर ट्रायल और इस जजमेंट को पढ़ के मजीद से सवाल निकालने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आप भी स्टेटमेंट को पढ़ के अपने पॉइंट्स को और अपनी थॉट्स को हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, प्लीज़ कीप फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, खला।